अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आईकेप का एक विंटर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है और ये इंटरेस्ट रेट हेजिंग का क्वेश्चन है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डेट टुडे 1 जून 2023। आज का जो दिन है ना वो 1 जून 2023 है। ये पार्ट ए में था तो मैंने बी में इसको कॉपी कर दिया। क्या आज का दिन क्या है? Red owns 100% of a subsidiary Greenly Limited, which is based in the UK. Greenly is also in the construction industry. Some archaeological ruins were recently discovered at one of Greenly's building sites, and consequently, the project completion has been delayed by several months. This has altered the cash flow projections such that there will be a cash shortage in 3 months' time. देखिए, पूरी कहानी में एंड में जो काम की बात है वो ये है कि 3 महीने बाद कैश की शॉर्टेज होगी। अब अगर आज का दिन 1 जून है तो जून, जुलाई और अगस्त तो ठीक है, 1 सितंबर वाले दिन कैश की शॉर्टेज हो रही होगी। ये जो एक काम की बात है वो ये है। ठीक है जी। Greenly will need a short term loan of £1 million for the 9 months period commencing 1 September। अच्छा, अगर 1 सितंबर की तारीख देखें तो हमने ये खुद कैलकुलेट कर ली, वैसे भी आप कर सकते थे। 1 सितंबर से 9 महीनों के लिए लोन चाहिए होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। यानी कि हमें लोन चाहिए 1 जून 2024 वाले दिन तक। ये कुछ की डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है। आज का दिन 1 जून 2023, लोन स्टार्ट होगा आज से 3 महीने बाद 1 सितंबर 2023, और लोन एंड होगा 1 जून 2024, यानी कि 1 सितंबर 2023 से 9 महीने बाद। तो आज से 12 महीने बाद। एग्रीड? देखिए, आज से 3 महीने बाद आप लोन लोगे, आज से 12 महीने बाद लोन को रीपे करोगे। ये डेट्स आप अपने दिमाग में बिठा लें आराम से। Greenleaf's bank currently offers short-term unsecured loans at Sonia, previously referred to as LIBOR, plus 2%। ग्रीनली जो है उसका बैंक जो है इसको लोन देता है, और लोन देने के लिए वो लोन की टर्म्स रखता है सोनिया प्लस 2%। अब ये सोनिया कौन है? तो इसको जरा मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं एआई की मदद लेकर। मैंने क्वेश्चन एआई से पूछा था कि क्या सोनिया जो है उसने लाइबोर को रिप्लेस कर दिया, तो उसने लिखा यस सोनिया। और सोनिया का मतलब क्या है? स्टेलिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज replace LIBOR, London Interbank Offer Rate, as a primary benchmark for interest rates in the UK. LIBOR was discontinued at the end of 2021 and SONIA was introduced as its successor। तो वो जो बेंचमार्क रेट होता है, जो कभी काइबोर होता है, कभी लाइबोर होता है, अब वो सोनिया भी हो सकता है। ठीक है जी। और ये बेंचमार्क रेट, जिस तरह से काइबोर का मतलब है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, वही चीज है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हेजिंग जो है ना इस स्पेसिफिक रेट की होती है। अब अगर लेट से कोई बैंक आपको बोल रहा है कि मैं आपको सोनिया प्लस 2%, काइबोर प्लस 2%, लाइबोर प्लस 2% पे लोन दूंगा, तो जो भी उस वक्त का बेंचमार्क रेट चल रहा होगा +2%। मिसाल के तौर पर लाइबोर अगर 5% चल रहा है तो आपको लोन 5 + 2 यानी कि 7% पर हासिल हो रहा होगा। यही बात यहां पर भी है। सोनिया प्लस 2%। अच्छा सर, ये 2% क्या होता है? देखें, एक होता है बेंचमार्क या बेस रेट, जो कि सोनिया है, लाइबोर भी हो सकता है, काइबोर भी हो सकता है। इसकी एक सेपरेट डिस्कशन के लिए वीडियो भी है। और ये जो +2% है ना, ये स्प्रेड होता है, ये कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क के लिए होता है। हो सकता है कि एक बैंक किसी कंपनी को जब उधार दे तो बोले हम आपसे लाइबोर प्लस 2% चार्ज करेंगे। हो सकता है वही बैंक किसी और कंपनी को उसी वक्त उधार दे तो बोले हम लाइबोर +5% चार्ज करेंगे। ऐसा क्यों? दोनों के साथ फर्क क्यों? इसलिए क्योंकि बैंक जब लोन देता है ना तो आपकी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करता है। अब एक कंपनी है जिस जो लो रिस्क कंपनी है, बैंक को लगता है वहां पर उसके पैसे सेफली पड़े रहेंगे, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा सालाना, प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा,
तो वो वहां पर क्योंकि कम रिस्क है कम रेट डिमांड करेगा, और एक कोई छोटी कंपनी है हाई रिस्क कंपनी है वहां पर वो ज्यादा रेट डिमांड करेगा। तो ये कंपनी का स्पेसिफिक एक स्प्रेड होता है, यानी कि आप कंपनी के रिस्क असेसमेंट करते हो कि एक कंपनी में ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है, और उस हिसाब से ये रेट जो है वो लॉक हो रहा होता है। ठीक है। हेजिंग हमेशा याद रखिएगा कि बेस रेट की होती है, ये +2% तो कंपनी का स्पेसिफिक रेट है। सोनिया इज 3% ऑन 1 जून 2023। 1 जून 2023 यानी कि आज के दिन का सोनिया 3% है। अब ये बोरोइंग का केस है। अच्छा, 1 जून 2023 को हमें लोन नहीं चाहिए, अगर हम 1 जून 2023 को लोन लेते तो हमें 3+2 यानी कि 5% में मिल जाता। अलबत्ता इंटरेस्ट रेट की हेजिंग क्यों होती है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से आज 1 जून है, हमें लोन चाहिए 1 सितंबर वाले दिन। हमें लोन चाहिए 1 सितंबर वाले दिन। तो हमें किस चीज का डर है? हमें इस चीज का डर है कि जिस दिन हम लोन लेने जाएंगे उस दिन व्हाट इफ के सोनिया 3 के बजाय 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10% हो गया हो, तो हमें लोन जो है वो महंगे में मिलेगा, हमें ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगी, ये डर होता है आपको। Greenleaf's director are concerned that interest rates might change prior to September. They would like to understand how they can protect themselves against the interest rate risk. Information regarding managing the interest rate risk is shown below. फिर आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, और रिक्वायरमेंट क्या है? डेमोन्स्ट्रेट with supporting calculations how Greenleaf can hedge against an increase or decrease in the interest rate on the short term loans. Include a calculation of the effective annual interest cost for each type of hedge. Assume that on 1 September 2023, Sonia increases to 4% or decreases to 2.5%। यानी कि ये जो ऊपर हेजिंग के अलग अलग तरीके हैं, एक का नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जिसको हम प्यार से FRA कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उसके बाद OTC ऑप्शंस, ओवर द काउंटर ऑप्शंस हैं। इसके जरिए हम किस तरह से हेजिंग करेंगे अपने सोनिया वाले रेट की, अगर आप एज्यूम कर लो कि 4% का सोनिया हो जाए और 2.5% हो जाए। अच्छा, अब देखिए, वैसे तो उसूली तौर पर अगर आज मुझे पता हो कि 1 सितंबर वाले दिन सोनिया 2.5% होगा, यानी कि आज 3% है तब 2.5% हो जाएगा, तो मैं तो हेजिंग नहीं करूंगा। हाँ, मुझे ये पता हो कि सोनिया बाद में इंक्रीज हो जाएगा तो मैं हेजिंग करूंगा। बहरहाल होता क्या है कि हेजिंग का डिसीजन आपने आज लेना होता है, यानी कि 1 जून 2023 को आप डिसीजन लेते हो कि मुझे हेजिंग करनी है या नहीं करनी है, और उस हिसाब से आप सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो। तो जब आप आज हेजिंग करते हो और बाद में हो सकता है कि वाकई में रेट कम हो जाए, तो कभी कभी आपका हेजिंग आपको गले भी पड़ जाता है, ये अभी हम देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के से हेजिंग करवाते हैं मिसाल के तौर पर, और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि काश हमने हेजिंग ना करवाई होती, ये तो उल्टा हमें और नुकसान हो रहा है और ज्यादा रेट देना पड़ रहा है। तो इस चीज को बहरहाल डिस्कस करते हैं। पहला काम आपका क्या है? पहला काम आपका ये कि इस सवाल को आपने अच्छे से जो है वो पढ़ना है, 1-2 बार इसको पढ़ना है। इसमें से की डेट्स खुद निकाल कर कहीं लिखनी है। मेरी जितनी भी मैंने बातें करी हैं उसको सुनना समझना है, दिमाग में बैठाना है, और यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड रेट्स और फ्यूचर्स और ओवर द काउंटर ऑप्शंस की डिटेल्स दी हुई है इसको भी अच्छे से देखना है, फिर आगे बढ़ना है। अब हम FRA यानी कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स पर चलते हैं। FRA में हमारे पास 3/9 FRA, 3/12 FRA, दो चीजें ली हुई हैं। सर इसका क्या मतलब है? 3 जो होता है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और 9 या 12 जो मेंशन है ना वो एंडिंग पॉइंट होता है आज से। ठीक है ना? अच्छा, FRA होता क्या है या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो दो रेट्स लिखे हुए हैं ना, एक तो बोरिंग का रेट है, एक डिपॉजिट के FRA का रेट है। होता यह है कि आप एक रेट तय कर लेते हो, लॉक कर लेते हो, और फिर जिस बैंक से भी आपने FRA करा हुआ होता है वो बोलता है कि अब आपको सोनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपने जो रेट हमसे तय किया है, हमसे लॉक किया है, आपकी इफेक्टिव ट्रांजेक्शन उस पर ही कंडक्ट होगी। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स को समझाते समझाते मैं सॉल्व करूंगा, और एक एक बात हमें जो है वो देखनी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इस सवाल में ये देख रहे हैं कि क्या हम 3/9 FRA पर जाएं या हम 3/12 FRA पर जाएं। तो पहले ये देखते हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के हवाले से मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले टुडे, आज का दिन 1 जून 2023 है, आप एग्री करेंगे, सवाल के डेटा में लिखा हुआ है। बोरिंग स्टार्ट होगी 1 सितंबर 2023 को, आप एग्री करेंगे।
ये भी सवाल के डेटा में लिखा गया। एंड होगी 1 जून 2024 वाले दिन। ये भी आपने जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया कि 9 महीने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है जी। तो ये डेट्स तो आपने सवाल के ही इंफॉर्मेशन से निकाली हैं, इसमें कोई कमाल की चीज नहीं है। स्टार्ट कब होगा लोन? आज से। आज से 3 महीने बाद मुझे बोरोइंग करनी है, और वो बोरोइंग रीपे कब करूंगा? आज से 12 महीनों बाद। ठीक है। आज वाले दिन यानी कि 1 जून 2023 से अगर आप स्टार्टिंग और 1 जून 2023 से एंडिंग डेट्स काउंट करेंगे तो वो 3 और 12 महीने बनती है। और इसी तरह से आपका FRA जो है वो डिसाइड होता है। आप 3/12 FRA के लिए जाओगे। 3/12 FRA का मतलब ये है कि एक ऐसा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो कि रेट लॉक कर दे आज से 3 महीने बाद जिसका स्टार्टिंग पीरियड हो जिस बोरिंग का, और आज से 12 महीने बाद जिस बोरिंग का एंडिंग पीरियड हो उसके लिए। यानी कि 9 महीने का ड्यूरेशन है। आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा और आज से 12 महीने बाद खत्म होगा। तो इस तरह से आप FRA डिसाइड करते हो। तो पहली चीज जो सवाल में करनी थी वो ये था कि ये डिसाइड करूं कि 3/9 के लिए जाना है या 3/12 के लिए जाना है। वो मेरे ख्याल में अब बहुत ज्यादा क्लियर है। अच्छा, अब हम 3/12 FRA के लिए चले गए। हम 3/12 FRA के लिए चले गए, ये बात हमें समझ में आ गई कि कैसे इसको रीड करना है। अब सर रेट कौन सा होगा, 2.8 या 3.30? हमेशा एक उसूल दिमाग में बैठा लो कि जो हेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाला बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, जिससे एग्रीमेंट हो रहा है, वो जो भी कोटेशंस देगा ना, वो अपने फायदे के हिसाब से देगा। अब यहां पर ये दो रेट्स क्यों लिखेगा? देखो, अगर मैं बोरोइंग का FRA लेने जाऊंगा, यानी कि मैं उसको बोलूंगा यार मुझे उधार चाहिए आज से 3 महीने बाद, वो उधार वापस होगा आज से 12 महीने बाद, बताओ मुझे मैं तुमसे क्या रेट एक लॉक कर सकता हूं जो कि फिर मेरे सोनिया को चेंज हो रहा हो तो मुझे फिक्र ना हो, तुम मुझे जो है वो उस रेट पर ट्रांजेक्शन कर कर दोगे। तो वो दो चीजें बताएगा। बोरोइंग के लिए वो बोलेगा कि भाई बोरोइंग के FRA करना है ना, तो 3.30%। और अगर कहानी ऐसी होती, मैं उसको कहता कि मुझे कुछ पैसे डिपॉजिट करने आज से 3 महीने बाद और फिर वो 12 महीने बाद मैं निकालूंगा, और सोनिया अगर कम हो गया तो मुझे कम रिटर्न मिलेगा, तो तुम मुझे बताओ कि FRA तुम्हारे पास कौन सा है डिपॉजिट का, तो वो मुझे 2.80% बताता। यानी कि आपके सवालों में ज्यादा वाला रेट हमेशा किस चीज के लिए होगा? बोरिंग वाले सवालों के लिए। कम वाला रेट किस चीज के लिए होगा? डिपॉजिट वाले सवालों के लिए। ये सवाल किस चीज का है? ये सवाल बोरोइंग का है। तो एक बैंक आपके पास मौजूद है जो आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट दे रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है कि रिगार्डलेस के कोई भी सोनिया हो, यानी कि कोई भी बेंचमार्क रेट हो, हम आपको 3.30% के हिसाब से उस ट्रांजेक्शन को इफेक्टिवली कंडक्ट कर कर बताएंगे। ठीक है जी। तो बोरिंग में हाई रेट आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि आपकी जो हेजिंग होगी ना, आपकी जो हेजिंग होगी ना वो बेस रेट की होगी। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं ना कि आपकी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में इफेक्टिव कॉस्ट क्या बनेगी, इफेक्टिव कॉस्ट क्या बनेगी, तो इफेक्टिव कॉस्ट ये होगी कि सोनिया के बजाय 3.30% +2% मेरी कंपनी का रिस्क। यानी कि मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट बनेगी ना फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स में, वो 3.30 +2% यानी कि 5.30% बनेगी। 2% की हेजिंग नहीं हो सकती है। 3.30% किसको रिप्लेस करेगा? सोनिया को। अगर सोनिया 4% हो, 5% हो, 6% हो, 7% हो, 8% हो, मुझे घबराने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बैंक से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया है 3.30% पर। हाँ, अगर सोनिया 2% हो, 1.5% हो, 1% हो, तो मुझे उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या है कि रेट अगर सोनिया जो है वो 3.30% से ज्यादा हो जाता है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3.30% से कम हो जाता है बाद में, जिस दिन मैं लोन लेने जाता हूँ, तो मुझे उसका एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। मुझे लोअर रेट पर ट्रांजेक्शन कंडक्ट नहीं होगी, बल्कि 3.30% पर ही ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी जा रही होगी। तो इफेक्टिव रेट होगा मेरा 2 + 3.30%। लेकिन इसके लिए कुछ वर्किंग्स है जो मैं आपसे आपके साथ करना चाहूंगा। यहां तक बातें मेरे ख्याल में क्लियर होंगी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सामने लिखी हुई है। इंटरेस्ट रेट इन 3 मंथ्स टाइम, सवाल के हिसाब से दो केसेस आपने सॉल्व करने थे। क्या कि अगर 4% का रेट हो जाए या अगर 2.5% का रेट हो जाए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन विद बैंक। देखें, ये जरूरी नहीं है कि वो बैंक जिससे आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया है और वो बैंक जिससे आप लोन ले रहे हो वो सेम बैंक हो।
हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ऑन स्पॉट आप ट्रांजैक्शन प्रीवेलिंग रेट पर कंडक्ट करोगे और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपकी नेट कॉस्ट को रिड्यूस या इंक्रीज करेगा डिपेंडिंग कि आपको फायदा या नुकसान हुआ। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि एफआरए कुछ भी नहीं है, एफआरए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होता? तो ऐसा होता कि मैंने 1 मिलियन का लोन लेना है और अगर लेट से रेट 4% पर चला जाता है तो मुझे 4+2 यानी कि 6% पर मिलेगा। 9 महीने के लिए लेना है तो 9/12 ये मेरी कॉस्ट होगी। एग्री? जो एक के सवाल ने हमें बताया था, ओरिजिनल बैंक से हम लोन जो है उसी रेट पर लेंगे जो वहां पर प्रीवेल कर रहा है। लेकिन सर हमने तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया है। जी हाँ, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया है सर, उसकी वजह से तो हमारा इफेक्टिव रेट 5.2% होना चाहिए, 6% नहीं होना चाहिए। ये जो आपने 4% लिखा है इसकी जगह होना चाहिए 3.30 प्लस 2%, यानी कि 5.30%। आप 6% क्यों लिख रहे हो? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एफआरए वाला बैंक और ओरिजिनल बैंक दोनों अलग हो सकते हैं। तो ये लोन की ट्रांजैक्शन प्रिवेलिंग रेट पर ही कंडक्ट होगी। वो जो आपको बेनिफिट मिल रहा है या जो लॉस हो रहा है एफआरए का, वो अलग से अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अकाउंट फॉर करोगे। लेकिन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अगर 4% पर मेरा सोनिया चला जाता है तो सोनिया +2%, 6% पर मुझे लोन मिलेगा और उसकी ये आपके सामने कॉस्ट है। अगर 2.5% पर सोनिया चला जाता है, अगर 2.5% पर चला जाता है तो 2.5 + 2% यानी कि 4.5% की कॉस्ट पर मेरे पास ये अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट ऑन लोन विद दी बैंक होगा जिससे भी आपने लोन लिया है, और लोन आप लोगे स्पॉट रेट पर। अब क्या होगा सुनिएगा। अब आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया हुआ था और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के हिसाब से 3.30% आपका बेस रेट होना चाहिए, जबकि जब 4% का रेट चल रहा है तो आप तो यहां पर 4+2 6% दे रहे हो। इफेक्टिवली तो आपको 3.3+2 यानी कि 5.30% देना चाहिए। तो अब आप लेकर आओगे एफआरए वाली बैंक को बीच में और उसको बोलोगे कि भाई मैंने ओरिजिनल बैंक को ज्यादा कॉस्ट पे करी है, इसलिए क्योंकि जो सोनिया है वो 4% पर चला गया है। ये जो मैंने 0.7% ज्यादा पे किया है 3.3 और 4 के बीच में, इसकी कंपनसेशन दो मुझे। ठीक है? अब इसकी वर्किंग देखें कैसे होगी। रिसिप्ट्स या पेमेंट्स टू एफआरए बैंक। एफआरए वाले बैंक के पास जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा मैंने 1 मिलियन का लोन 9 महीनों के लिए लिया है, अलबत्ता उस पर मैं 4% सोनिया या लाइबोर या काइबोर के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। हमारी बात हुई थी कि ये 3.3% पर लॉक हो जाएगा, तो मैंने वहां पर 0.7% ज्यादा पे किए हैं। ये रहा हमारा एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। मुझे जो ऊपर मैंने उसको कॉस्ट पे कर दी है वो मुझे रिफंड करो। तुम करो क्योंकि तुमसे एफआरए हुआ है। तो वो बिल्कुल आपकी बात को एंटरटेन करते हुए और आपको जो ऊपर का 0.7% आपने ज्यादा पे किया हुआ है वो कंपनसेट करेगा। कंपनसेट का मतलब वो आपको देगा। जब आप वो पैसे देगा तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अगर रेट 2.5% पर चला गया तो वो बैंक आपके पास आएगा। वो बोलेगा, वो बोलेगा कहाँ चल दिए, 2.5 + 2% कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तुमने हमसे एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया है, ज्यादा हो जाता है इंटरेस्ट रेट तो तुम्हें फायदा मिलता है ना। अब कम हो गया है एक्चुअली, तो तुम हमें पैसे दो, तो आपको भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब आपने 2.5% के हिसाब से ऊपर कैलकुलेशन की है यानी कि 0.8% कम चार्ज किया हुआ है। तो जो 0.8% बनता है, 1 मिलियन इंटू 0.8% इंटू 9/12, वो आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वाले बैंक को दोगे, तभी तो बैंक कमाएगा। बैंक कोई बेवकूफ थोड़ी है कि आपको 3.3% पर चीजें लॉक कर कर दे दे। बैंक ने एक रिस्क लिया है अपने हिसाब से। बैंक ने बोला यार ज्यादा होगा तो हम इसको दे देंगे, कम होगा तो ये हमें देगा। इसमें क्या आपका कोई फायदा है? जी हाँ, मेरा एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट सर्टेन हो जाती है, लॉक हो जाती है। मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट मुझे पता होता है कि अब एफआरए, अब सोनिया कम हो, सोनिया ज्यादा हो, कुछ भी हो जाए, मुझे वही इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो देखिए दोनों केसेस में आपकी नेट कॉस्ट सेम आ रही है। और ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको मेंटली भी बताया था, 3.3 + 2%। ये यहाँ कैसे कैलकुलेट हुआ ये भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये देख लें कि कोई भी एफ अब जब आपने एफआरए कर लिया ना 3.3% का, अब रेट 4% हो, 5% हो, 6% हो, 7% हो, 8% हो, 1% हो, 2.5% हो, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट सेम बनेगी।
इसलिए क्योंकि ज्यादा होगा तो वो जो एडिशनल है उसकी आपको कंपनसेशन मिल जाएगी, कम होगा तो आपने वो पे करनी होगी। अच्छा, अब यहां पर ये 5.30%, एक तो उस तरीके से कैलकुलेट हो सकता था 3.3 + 2। दूसरा क्या किया यहां पर देखिए, 39,750 9 महीने की कॉस्ट है। 39,750 9 महीने की कॉस्ट है। तो मैंने इस कॉस्ट को 9 से डिवाइड किया, 1 महीने की कॉस्ट आई। 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 महीने की कॉस्ट आई। और उसको जिस वैल्यू पे मैंने लोन लिया था 1 मिलियन की, 12 महीने की कॉस्ट, 12 महीने की कॉस्ट ऊपर, 1 महीने का लोन नीचे, तो मुझे एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट पता चल गया कि एनुअल बेसिस पर मुझे क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, किस परसेंटेज पर पे करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट था, ये एक चीज हो गई आपकी। दूसरी जो चीज है आपकी वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखी हुई है 500,000 फॉर 3 मंथ्स डिपॉजिट। जून के फ्यूचर्स है 97.20 के, सितंबर के फ्यूचर्स है 96.80 के। सर फ्यूचर्स का थोड़ा सा रिकैप दे दें। फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, यहां पर 5-5 लाख के हैं, आपका लोन 1 मिलियन का है। फ्यूचर्स अमूमन 3-3 महीने के होते थे, आपका लोन का पीरियड 9 महीने का है। पहले तो आपने ये डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने हैं। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स डेसिमल में नहीं हो सकते, किसी सवाल में डेसिमल में होंगे तो ओवर अंडर हेजिंग होगी, वो हम तब डिस्कस कर लेंगे जब वो आएगा, अभी नहीं करते, ताकि हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकें, गुजार सकें और खुश रहें। ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्किंग करते हैं। फ्यूचर्स में सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्किंग होगी कैसे, और फिर थोड़ा उसको लॉजिकली समझाता हूँ। देखिए, लोन है 1 मिलियन का, कॉन्ट्रैक्ट साइज है, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 लाख का। लोन 9 महीने के लिए लेना है, लेकिन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स 3-3 महीने वाले हैं। तो मुझे किस तरह से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करने होंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं यहां पर आता हूं। देखिए, मिसाल ले ले कि अगर आपका 1 मिलियन का लोन होता, 5 लाख के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते, लोन का पीरियड भी 3 महीने होता और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी 3 महीने होता, तो आप दो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते। सर दो कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों लेते? एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख की हेजिंग करेगा 3 महीने के लिए, मुझे 1 मिलियन की हेजिंग करवानी है, 1 मिलियन की हेजिंग करवानी है 3 महीने के लिए। तो 5-5 लाख वाले दो कॉन्ट्रैक्ट्स उस टाइम पीरियड को पूरा कर देंगे। ठीक है जी। मुझे देखें, मेरा जो लोन है वो 1 मिलियन का है और 3 महीने के लिए है। अगर मैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो 5 लाख की हेजिंग हो जाएगी 3 महीने के लिए। लेकिन अगर मुझे मेरा लोन 1 मिलियन का है तो मैं दो कॉन्ट्रैक्ट्स लूंगा ताकि पूरा 1 मिलियन हेज हो जाए। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इफ के लोन का अमाउंट भी 1 मिलियन हो, कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी 1 मिलियन हो, लोन का पीरियड 3 महीने हो और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी 3 महीने हो, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है। एक कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का होगा, वो 1 मिलियन के 3 महीने के अमाउंट को हेज कर देगा। व्हाट इफ के लोन का अमाउंट 1 मिलियन हो, कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1 मिलियन हो, लोन का पीरियड 6 महीने हो और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 महीने हो, तो मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाना पड़ेगा। पहला 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने हेज करेगा और अगला कॉन्ट्रैक्ट मजीद 3 महीने हेज करेगा, तो 3 और 3 6 महीने कवर कर लेगा। समझ रहे हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करें। देखिए, लोन का पीरियड 6 महीने है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेता ना तो शुरू के 3 महीने हेज हो जाते, तो अब मैं दो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं तो पूरे 6 महीने हेज हो जाए, 3 महीने पहले वाले, 3 महीने दूसरे वाले, 6 महीने हो गए। अच्छा, अगर लोन का पीरियड 1 मिलियन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख है और आपके पास 6 महीने का लोन का पीरियड है और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 महीने है, तो हमें चार कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं दो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता तो अमाउंट 1 मिलियन हो जाती, लेकिन वो पहले 3 महीने हेज करता। मुझे 1 मिलियन की अमाउंट 6 महीने के लिए हेज करनी है, तो दो और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अगले 3 महीने हेज करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअली समझें कि किस तरह से ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स करी हैं। ठीक है जी। मैंने जिस तरह से अगर मैं इस एग्जाम्पल का एक आपके सामने जो है वो इस तरह की वर्किंग कर दूं, ये 1 2 3 4 5 6 6 महीने हैं, गौर से देखिएगा। मैं कुछ जो है ना आपकी मजीद आसानी के लिए वर्किंग करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। गौर से देखिएगा, ये लोन का पीरियड है। मुझे 1 मिलियन, ये येलो कलर समझ लें, 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। 1 मिलियन की हेजिंग करवानी है 6 महीने के लिए।
1 मिलियन की हेजिंग करवानी है 6 महीने के लिए। 1 मिलियन को चले मैं 2 येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक लाइन 5 लाख, 5 लाख की है, दूसरी लाइन भी 5 लाख की है। अब मुझे अगर इस पीरियड की हेजिंग करनी है, मुझे अगर इस पीरियड की हेजिंग करनी है, तो मैं अगर 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, मैं अगर 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है। गौर से सुनिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है। और वो 5 लाख कितने महीने कवर करता है? 5 लाख कितने महीने कवर करता है? सिर्फ 3 महीने कवर करता है। तो अगर मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट लूंगा 5 लाख का, तो वो शायद इस एरिया को हेज कर देगा, 1, 2 एंड 3। एग्री? ठीक है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। अच्छा सर, अगर मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट ले लूं 5 लाख का, एक और कॉन्ट्रैक्ट ले लूं 5 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 ले लूं, तो उसने 5 लाख की 6 महीने के लिए हेजिंग कर दी। समझ रहे हैं आप? हम येलो बॉक्सेस से येलो बॉक्सेस को मैच कर रहे हैं। ऊपर ये हमारी 1 मिलियन की अमाउंट है जो कि 12 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट हो रही है। सही है, 12 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट हो रही है। अब मुझे हेजिंग के लिए भी 12 ही येलो बॉक्सेस चाहिए। ये 1 मिलियन की अमाउंट इस तरह से है कि ये 6 महीने का पीरियड है। और मैंने जो है ना, समझ ले कि लोन एक 1 मिलियन का लोन हो या 5-5 लाख के 2 लोन हो 6 महीने के लिए, एक ही बात है। तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया ताकि बॉक्स से बॉक्स मैच करते हैं। अगर हम 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो सिर्फ 3 महीने हेज होंगे। अगर हम 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो सिर्फ 3 महीने हेज होंगे। हम एक और कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो मजीद 3 महीने हेज होंगे। अब क्या हुआ? दो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ? दो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ? क्या दो कॉन्ट्रैक्ट से काम हो गया? नहीं। दो कॉन्ट्रैक्ट से 6 महीने कवर हो गए। लेकिन 5-5 लाख वाले, मुझे तो 1 मिलियन के 6 महीने कवर करने हैं, तो मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। ठीक है। और फिर मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। अब ये पूरी हेजिंग हो गई। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझे। तो हमें 4 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे ना, हमें इसका भी उतना ही ड्यूरेशन, उतनी ही क्वांटिटी चाहिए जितना मेरा लोन का ड्यूरेशन और क्वांटिटी है, लाइक को लाइक से मैच करना। सही है, इसको जरा समझिएगा। अच्छा, अब एग्जाम्स में आप ये काम कैसे करेंगे? एग्जाम्स में आप जो है वो सिंपली ये काम इस तरह से करेंगे। फॉर्मूला देखिएगा जरा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने कैसे कैलकुलेट करे हैं। M21 डिवाइडेड बाई M22। M21 यानी कि लोन की अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। 1 मिलियन का लोन है, 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 लाख से 2 आ गया। ठीक है। ये दो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट से अमाउंट को मैच कर रहा है। यानी कि 1 मिलियन का लोन 5 लाख के दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर है। M21 डिवाइडेड बाय M22। अब अगर लोन का पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड सेम होता ना, तो आगे कुछ करना नहीं था। ठीक है ना, आगे वाली ये M23 और M24 वाली मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी थी। M21 डिवाइडेड बाई M22 से मुझे ये पता चल गया कि लोन 1 मिलियन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है, तो मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने की हेजिंग करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 महीने की हेजिंग करता है। मुझे कितनी हेजिंग करवानी है? 9 महीने की। तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने की हेजिंग करता है, तो मुझे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में इसको मल्टीप्लाई करना होगा, या रेशियो जो है वो 3 टाइम्स होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 महीने कवर करता है, तो 9 महीने कवर करने के लिए मुझे थ्राइस द कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 3 फिर 6 फिर 9। तो मैंने उसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है M23 डिवाइडेड बाई M24 से। इसको अगर आप एक बार थोड़ा सा टाइम लगाकर लॉजिकली समझ लेंगे, ये जो साइट पर एग्जांपल्स करी लॉजिकली समझ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को पॉज कर कर समझ लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, तो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, मुश्किल बात नहीं है। अगर ये 3 महीने होता तो फिर हम दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाते, अगर ये 6 महीने के लिए तो हम 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, अगर ये 9 महीने तो हमें 6 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाना पड़ेगा। वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने नीचे करी। अच्छा, फ्यूचर्स में क्या है? वी आर वरीड अबाउट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, फ्यूचर प्राइसेस डिक्रीजेस, सो सेल नाउ एंड बाय लेटर। कुछ चीजें रिकॉल करवाते हैं फ्यूचर्स की। देखें, सबसे पहले तो ये केस बोरोइंग का केस है। आपके पास दो सवाल होंगे, बोरोइंग या डिपॉजिट। बोरोइंग के केस में आपको इस चीज का डर होता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है। फ्यूचर्स के केस में आप दो अप्रोचेस लेकर चल सकते हैं, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। सेल नाउ बाय लेटर हम बोरोइंग के केस में फ्यूचर्स में क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आज उसकी वैल्यू ज्यादा है, आज हम महंगे में बेच लेंगे और बाद में सस्ते में उसको खरीदेंगे, डील को क्लोज करने के लिए।
सर एक चीज है ही नहीं, वो बेचेंगे कैसे, इसकी डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में करी हुई है। लेकिन हम सेल नाउ बाय लेटर वाली अप्रोच पर जा सकते हैं, या बाय नाउ सेल लेटर वाली अप्रोच पर जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज होती है। गो फॉर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट आफ्टर स्टार्ट ऑफ बोरोइंग। अब देखें हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जून के फ्यूचर्स और सितंबर के फ्यूचर्स। जून के फ्यूचर्स का मतलब होता है कि ये 30 जून वाले दिन एक्सपायर हो जाएंगे, जुलाई और अगस्त की हेजिंग हो नहीं पाएगी। हम वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन डेट या उसके बाद सबसे पहला हो। तो हमारी ट्रांजैक्शन डेट या उसके बाद सबसे पहला सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 96.80 में अवेलेबल है। तो हम 96.80 वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर जा रहे होंगे। अच्छा, 96.80 वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, यानी कि इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आज की वैल्यू 96.80 है। आज की वैल्यू 96.80 है, टुडे टुडे आज ही मार्केट में 96.80 पर अवेलेबल है, ये याद रखिएगा। अब आपने ये वाला टेबल बनाना होगा हमेशा। आप किस तरह से ये टेबल बनाएंगे, एक तो आप आज का दिन लिख देंगे जो कि 1 जून है, एक आप 1 सितंबर का दिन लिख देंगे जो कि आपकी ट्रांजेक्शन डेट होगी, और एक फ्यूचर्स की एक्सपायरी का डेट लिख देंगे। ठीक है, 3 डेट्स लिखेंगे, टुडे, ट्रांजेक्शन डेट, फ्यूचर्स एक्सपायरी डेट। फ्यूचर्स की एक्सपायरी डेट, टुडे और ट्रांजेक्शन डेट, ये 3 वैल्यूज होंगी। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट रेट कैसे आया, 97 कैसे आया? आज का इंटरेस्ट रेट 3% चल रहा है, इसको हम 100 - 3 यानी कि 97 से भी लिख सकते हैं। 1 सितंबर वाला 96 कैसे आया? मैं पहले वो वाला सवाल कर रहा हूँ जिसमें उसने कहा था कि व्हाट इफ के इंटरेस्ट रेट 4% हो जाए। अगर इंटरेस्ट रेट 4% होगा तो उसको हम 100 - 4 यानी कि 96 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 जून वाले दिन सितंबर के फ्यूचर 96.8 के हैं। 1 जून वाले दिन सितंबर के फ्यूचर्स 96.8 के हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। फ्यूचर्स और करंट प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है उसको हम बेसिस कहते हैं, वो 0.2 है। आखिरी दिन जिस दिन कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो मार्केट की और उस फ्यूचर के प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। कितनी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन सेम होगी ये हमें पता है। और अगर सेम होगी तो कोई बेसिस नहीं होगी, ये हम एज्यूम करते हैं कि बेसिस जो है वो आखिरी दिन जीरो होगी। आखिरी दिन जीरो ही होनी चाहिए, फ्यूचर्स की प्राइस और इंटरेस्ट रेट की उसकी मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती है। बेसिस डिमिनिशेस लीनियरली टू जीरो, ये हमारी अजम्पशन होती है कि ये 0.20 जो बन रहा है ना 1 जून 2023 वाले दिन का, जो 0.2 है वो 30 सितंबर 2023 वाले दिन जीरो बन रहा है, ये लीनियरली बनेगा। यानी कि इसका जो डिक्रीज होगा, अगर कोई चीज 0.5 से जीरो बन रही है तो वो लीनियरली हर महीने एक बराबर फॉल कर रही होगी। अब देखिए, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो 0.5 4 महीने में जीरो बन रहा है। 0.5 4 महीने में जीरो बन रहा है। सॉरी, 0.2 4 महीने में जीरो बन रहा है। 0.2 4 महीने बाद जीरो बन रहा है। एक चीज, इसकी वैल्यू 1 जून को 2023 को 0.2 है, 30 सितंबर को उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि 0.20 की तरफ जा रहा है 4 महीने में। तो आप क्या करें, 0.2 को 4 से डिवाइड कर दें, आपको पता चलेगा कि एक महीने में ये वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है। देखिए, 0.2 4 महीने में जीरो बन जाएगा, तो हर महीने इसकी वैल्यू कितने से गिरेगी, 0.05 से। अब आप 1 सितंबर पर अगर खड़े हैं तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, 0.2 माइनस 0.05 से हर महीने वैल्यू गिरती है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने होगा, तो 3 महीने बाद बची हुई बेसिस, 3 महीने बाद रिमेनिंग बेसिस कितनी होंगी, 0.2 में से 3 बार 0.05 माइनस कर दो। 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, तो 0.05 बच जाता है। इस तरह से ये 0.05 आया। ठीक है, जब ये आपके पास है और ये आपके पास है तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है, ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है। देखिए, ये तो आपके पास है ना 100 - 4%, ये अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा। इन दोनों के बीच में ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये जिस तरह से ये 97 था, ये 96.8 था, तो ये 0.2 था। ये 96 है, ये 0.05 है, तो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्या माइनस करूं कि ये बच जाए, तो 95.95 होगा। या आप 96 और 0.05 का डिफरेंस ले लें, या आपके पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस है ऑन 1 सितंबर। इसी तरह से 2.5% वाला भी टेबल बना दिया, ये वैल्यूज तो वही सेम है, ये वैल्यूज भी सेम है, ये चेंज होगी, क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 सितंबर को इंटरेस्ट रेट 2.5% होगा, तो ये 100 - 2.5 यानी कि 2.97.5 होगा, ये 97.5 होगा,
तो ये अगेन आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, वही सेम सारी लॉजिक है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट रेट इन 3 मंथ्स टाइम अगर 4% हुआ, अगर 2.5% हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन है वो ओरिजिनल बैंक से आप 1 मिलियन पे लेंगे, 4 + 2%, 9/12, वही वाली वर्किंग जो एफआरए में करी, वही वाली वर्किंग जो एफआरए में करी। फ्यूचर्स पर क्या गेन या लॉस होगा, याद रखिएगा सेल नाउ बाय लेटर वाली अप्रोच है, क्योंकि बोरिंग का केस है, बोरिंग के केस में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का खतरा होता है हमें। तो हमें पता होता है अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए फ्यूचर्स की प्राइसेस नीचे आएंगी, तो आज हम महंगे में बेचेंगे और बाद में हम सस्ते में खरीद रहे होंगे। तो हमने 96.8 में सेल किया, 95.95 में अपनी डील को क्लोज करने के लिए बाई किया, 96.8 में सेल किया, 95.95 में बाई किया, तो ये हमारा ब्रैकेट में गेन आ गया। डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये वैल्यूज परसेंटेज में होती हैं, मल्टीप्लाइड बाय 500,000 एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 9/12 नहीं सर, नो, क्योंकि हमने वो जो 9/12 का इम्पैक्ट था उसकी वजह से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को एडजस्ट कर दिया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्रीज कर दिया, उसका इम्पैक्ट 6 में शामिल हो गया है। तो लिहाजा आपके पास गेन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500,000 इंटू 6 इंटू 3/12, ये आपको गेन हो रहा है। सर गेन माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। 45,000 की कॉस्ट है और गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उस कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, तो मैंने नेगेटिव में लिखा 38,625 का नेट आंसर लिखा। दूसरे केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो गए। इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो गए ना, तो फ्यूचर्स की प्राइस गिरने के बजाय बढ़ गई। अब हमने सेल कर दिया था, डील को क्लोज करने के लिए बाय करना पड़ेगा, तो हमें फ्यूचर्स में लॉस हो रहा है। 96.8 माइनस 97.45 ये हमारा लॉस है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जाते हो और फायदा होने के बजाय आपको नुकसान हो जाता है, तो यहां पर ये आपको नुकसान हुआ, नुकसान मतलब कॉस्ट में ऐड होगा, ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। इफेक्टिव रेट हमने वैसे ही निकाला है जैसे पहले मैंने आपको सिखाया कि कॉस्ट 9 महीने की है, 9 से डिवाइड करें, 12 से मल्टीप्लाई करें, एनुअल कॉस्ट आएगी, और उसको 1 मिलियन से डिवाइड करते हैं तो पूरे साल की इफेक्टिव कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अच्छा, फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है भाई, हमारे पास ओटीसी ओवर द काउंटर ऑप्शंस है, हमारे पास स्ट्राइक प्राइस 3% है, और हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम्स एक कॉल का आ रहा है, एक पुट का आ रहा है। ओवर द काउंटर ऑप्शन, अच्छा ये याद रखिएगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक है ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स और एक है ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ऑप्शंस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को खरीदने के ऑप्शंस वो एक अलग चीज है। ठीक है, यहां पर आपके पास स्ट्राइक प्राइस 3% की आ रही है, यानी कि वो इफेक्टिवली ये कह रहा है कि मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि आप 3% पर लोन ले सको। लेकिन कभी कभी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी होते हैं, उसके जब सवालात पर आएंगे तब मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। एक साथ बहुत सारी चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एब्जॉर्ब करना, तो जो यहाँ पर है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि किसी सवाल में ऑप्शंस की कोई और ट्रीटमेंट हो तो आप परेशान ना हो। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्ट्राइक प्राइस 3% है। हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे तो 0.3% है, और पुट ऑप्शन के लिए जाएंगे तो 0.4% है। अब यहां पर आपके पास क्योंकि ये ओवर द काउंटर ऑप्शंस इंटरेस्ट रेट्स के हैं, तो आप जो है ना वो कंपैरिजन करोगे आपके इंटरेस्ट रेट का और स्ट्राइक प्राइस का। अच्छा, यहां पर आप कौन से ऑप्शंस के लिए जाओगे, बाई के लिए या पुट के लिए, कॉल के लिए या पुट के लिए, तो आप कॉल के लिए जाओगे। बोरोइंग के केस में कॉल के लिए जाएंगे हम, बोरिंग के केस में हम कॉल के लिए जाएंगे। तो अब इसकी किस तरह से वर्किंग हो रही है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अगर इंटरेस्ट रेट 4% हो, आपके पास एक ऑप्शन है जिसकी एक्सरसाइज प्राइस 3% है, यानी कि मैं 4% को छोड़कर 3% पे लोन ले सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा, मैं सस्ते में लोन लूंगा। लेकिन अगर मार्केट में रेट 2.5% हो जाए और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे लोन 3% में मिल रहा हो, तो मैं उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मैं क्यों 3% पर लोन लूं जबकि मार्केट में मुझे 2.5% पर मिल रहा है, तो इस केस में मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। दोनों केसेस में प्रीमियम आज पे हो जाता है, प्रीमियम मुझे पे करना ही होगा, और रिस्क प्रीमियम वो कंपनी का जो स्पेसिफिक रेट था वो है। अब ये 5.30% कैसे बना, अगर तो इंटरेस्ट रेट 4% हो जाते हैं, मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हुए 3% की स्ट्राइक प्राइस पर लोन हासिल कर लूंगा, जमा 0.3% का प्रीमियम देना ही है, जमा 2% का कंपनी स्पेसिफिक रेट है, उसकी तो हेजिंग होती ही नहीं है।
अगर मार्केट में 2.5% का रेट चल रहा होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं 3% पर लोन हासिल कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने प्रीमियम की कॉस्ट दे दी होगी और 2.5 + 2% का मुझे जो कॉस्ट पड़ रही होगी उसके हिसाब से ये टोटल 4.80% पड़ता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों के लिए बना दिए। ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस आर डिफरेंट थिंग्स। ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ये एक अलग चीज है, किसी लेक्चर में इंशाल्लाह सवाल के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने डेफिनेशन लिख दी। कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय, इन दिस केस टू रिसीव इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड रेट, इट गारंटीज अ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पुट ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पे लिख दिया। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारे पास जो इस सवाल की डिस्कशन है ना वो कंप्लीट हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं, देखिए हो सकता है कि 100% चीजें आपको क्लियर ना हो, लेकिन अगर 70 80 90% चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आप सही सही चल रहे हैं, आपको कोई मसले की जरूरत नहीं है, मतलब फिक्र की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी एक छोटी सी समरी भी बना दी है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज जो है उसमें इजाफा आया होगा। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको जो है वो कवर करते रहें, देखते रहें, बार बार देखें, बार बार देखें। और 70 80% भी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो बहुत बेहतरीन है, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो एफआरए के बनते रहेंगे, ये स्प्रेडशीट फाइल भी आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।